नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। संघीय राज्य में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। न्यायपालिका न केवल केंद्र राज्य संबंधों के बीच अधिकारों का संरक्षण करती है, अपितु नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के प्रति भी सजग होती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अधिकारों का अतिक्रमण किसी भी स्थिति में न हो, यह देखना भी न्यायपालिका का दायित्व है। संविधान की समुचित व्याख्या न्यायपालिका द्वारा ही की जाती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उसका संगठन। संविधान के अध्याय 4 व अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। 1986 के अधिनियम के अनुसार उच्चतम न्यायालय में जो वर्तमान सदस्य संख्या से पहले थी वो थी मुख्य न्यायाधीश व 30 अन्य न्यायाधीश, जबकि सितंबर 2019 में इसमें परिवर्तन किया गया है और वर्तमान समय में इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है वो है 33 और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि 34 है वो इसकी सदस्य संख्या है। न्यायाधीशों की योग्यताएं। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय अथवा किसी एक से अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो अथवा कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो अथवा राष्ट्रपति की राय में प्रसिद्ध कानूनवेत्ता हो। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कुछ तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति से की जाती है। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 127 द्वारा की गई है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वरीयता को महत्व देने की परंपरा रही है, लेकिन कभी-कभी इस परंपरा का उल्लंघन भी किया गया है। कार्यकाल एवं पदच्युति। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित करके स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं, अन्यथा किसी भी न्यायाधीश को दुर्व्यवहार तथा अक्षमता के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रत्येक सदन को अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। तत्पश्चात प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाता है। न्यायाधीश को अपने पक्ष में समर्थन व सफाई देने का अवसर प्रदान किया जाता है। वेतन तथा भत्ते। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एवं न्यायाधीशों को वेतन की व्यवस्था की हुई है। इसके अतिरिक्त भत्तों की भी व्यवस्था की हुई है। न्यायाधीशों को आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाती है। समय समय पर न्यायाधीशों की पेंशन, ग्रेजुइटी व अन्य सेवा शर्तों में सुधार किए जाते रहे हैं। उन्हें वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं, जिन पर संसद को कोई अधिकार नहीं है। केवल संकट काल को छोड़कर किसी भी न्यायाधीश के वेतन और भत्ते आदि में कमी या कटौती नहीं की जा सकती है। न्यायाधीशों को वेतन एवं सुविधाओं में समय समय पर वृद्धि की गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार।
सर्वोच्च न्यायालय क्या कार्य करते हैं, उनका क्या क्या क्षेत्राधिकार है, इसके संबंध में संविधान में व्याख्या की हुई है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अभिरक्षक, लोकतंत्र का प्रहरी तथा स्वतंत्रताओं का समर्थक कहा गया है। इन अधिकारों और शक्तियों को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से विस्तृत रूप से वर्णन किया जा सकता है। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। वे मुकदमे जो अन्य कहीं और न जाकर सीधे उच्चतम न्यायालय में ही जाते हैं, उन पर सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ये मामले हैं: फर्स्ट, भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। सेकंड, भारत सरकार और राज्य या एक से अधिक राज्य एक और हो और दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य। तीसरा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। मौलिक अधिकारों की रक्षा का भार उच्चतम न्यायालय के साथ उच्च न्यायालयों को भी सौंपा गया है, अतः यह सर्वोच्च न्यायालय का समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध कई मामलों में अपील सुनने का अधिकार है। फर्स्ट, संवैधानिक मामले। यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे दे कि कोई मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण पत्र देने से मना कर दे, तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपील की अनुमति दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार संविधान की व्याख्या से संबंधित मुकदमे पर विचार के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। सेकंड, दीवानी मामले। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में वे ही दीवानी मामले जाते थे जो उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिए जाते थे कि अपील के योग्य है तथा विवादास्पद संपत्ति का मूल्य कम से कम 20,000 रुपये है। परंतु 1972 में 30वें संविधान संशोधन ने संपत्ति के मूल्य वाली शर्त हटा दी है। अब उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित कोई मामला जिसमें कानून की व्याख्या से संबंधित प्रश्न तथा सार्वजनिक प्रश्न अंतर्निहित है, तो ऐसे मामले ही अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तीसरा, फौजदारी मामले। फौजदारी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में 2 प्रकार से अपीलें की जा सकती है। प्रथम, वे जिसमें उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। दूसरे, वे मामले जो उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बाद सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। फौजदारी विवादों में सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित परिस्थितियों में अपील की जा सकती है। पहला, कोई मामला जिसमें उच्च न्यायालय ने जिला स्तर के न्यायालय द्वारा किए गए रिहाई के आदेश को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। दूसरा, ऐसा मामला जिसमें उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से मामला अपने पास विचारार्थ मंगवा लिया हो और अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। अन्य मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा प्रमाणित मामले ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं। चौथा, विशेष अपील। संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को विशेषाधिकार प्रदान करता है, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय देश के किसी भी न्यायालय के निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध विशेष रूप से अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है। सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। अब मुख्य तीसरा अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय का, वो है सलाहकारी क्षेत्राधिकार।
संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के लिए भी आवश्यक नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए परामर्श के अनुसार कार्य करे। ऐसे कई मौके आए हैं जब राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ी है। चौथा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक। संविधान द्वारा किए गए नागरिकों को मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। अनुच्छेद 32(1) के अनुसार नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय कई प्रकार के लेख और आदेश जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेक्षण लेख। नेक्स्ट, पांचवा अधिकार, अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, आदेश, अभिलेख को सुरक्षित रखने का भी स्थान है। अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जिनकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और निर्णयों की अवहेलना यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय या व्यक्ति द्वारा की जाती है तो न्यायालय की अवमानना के अभियोग में दंड दिया जा सकता है। अन्य कार्य। सर्वोच्च न्यायालय कुछ अन्य दायित्वों का निर्वहन भी करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान एक साथ रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश यह दायित्व निभाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जांच आयोग के रूप में भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट, न्यायालयों की अवमानना के लिए दंड देना। यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की उपेक्षा या अवमानना करता है तो न्यायालय को उसे दंड देने का अधिकार है और यह सर्वोच्च न्यायालय का बहुत महत्वपूर्ण अधिकार कहलाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और सर्वोच्च न्यायालय है वो पूर्ण स्वतंत्र रूप में कार्य करता है। धन्यवाद।